देखिए, तो ये हमारा जो बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम भी दो प्रकार का है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। पहला है एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऐसे देखिए, स्पेक्ट्रम दो प्रकार का, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन, जैसे होता क्या कि जैसे कोई एनर्जी कोई गेन करता है, तो कोई रे चला और वही रे अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका मतलब वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कोई रे अगर कोई एमिट करता है तो इसका मतलब रे एमिट किया, मतलब वो एनर्जी क्या किया, एमिट किया, वो बाहर निकला, वो रे के रूप में निकला। रे भी क्या, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो इसका मतलब यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई स्पेक्ट्रम एनर्जी को एमिट करके बनाता है, मतलब कोई रे निकालता होगा तब अगर स्पेक्ट्रम बनता है, तो वैसे स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी द स्पेक्ट्रम विच इज प्रोड्यूस्ड बाई एमिटेड रेडिएशन, यानी रेडिएशन एमिट करता है, रेडिएशन बाहर निकलता है, तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है, दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा? एमिशन। यानी द स्पेक्ट्रम विच इज प्रोड्यूस्ड बाई एमिटेड रेडिएशन इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा? एमिशन। और जैसे सनलाइट का जितना भी होता है वह सब हमारा क्या है, एमिटेड है, मतलब रेडिएशन रे निकलता है और उसी से क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। तो आप एमिशन स्पेक्ट्रम में पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला एमिशन स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम which is the spectrum which is produced by emitted radiation। आ जाइए, देखिए वही लिखे, द स्पेक्ट्रम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एमिटेड रेडिएशन, यानी जहाँ रेडिएशन एमिट होता है, बाहर निकलता है, एनर्जी बाहर निकलता है, उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है, दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा? एमिशन। यानी जहाँ रेडिएशंस होता है, जहाँ रे बाहर निकलता है, एमिट करता है, उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है, दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, देखिए रेनबो देखते हैं ना, इंद्रधनुष जो कहते हैं, 7 कलर जो बढ़ जाता है, तो उसमें भी कहीं बीच में गैपिंग नहीं होता, सारा कलर क्या होता है, लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस होगा, उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रम भी दो प्रकार का, टाइप्स ऑफ एमिशन। उसमें ए नंबर है कंटिन्यूअस, देखिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब वही हुआ कि जो कलर आपका बढ़ता है वो सारा कलर कंटिन्यू रहता है, बीच में कोई गैपिंग नहीं होती है। तो वैसे स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। यानी द स्पेक्ट्रम विच इज प्रोड्यूस्ड बाई वाइट लाइट या सनलाइट, जो वाइट लाइट या सनलाइट से बनता है ना, उसमें देखते हैं जो स्पेक्ट्रम या इम्प्रेशन बनता है, तो क्या बीच में कहीं कोई गैपिंग होता है? सारा कलर क्या होता है? कंटिन्यू होता है। तो वैसे स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। तो यानी यहाँ क्या कहेंगे? द स्पेक्ट्रम विच इज प्रोड्यूस्ड बाई
सनलाइट और वाइट लाइट। द स्पेक्ट्रम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट और वाइट लाइट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। करा द स्पेक्ट्रम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट यानी वाइट लाइट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, यानी कोई भी वैसा स्पेक्ट्रम जो वाइट लाइट से बनता है या सनलाइट से बनता है उस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। जैसे इसका एग्जांपल वही हो गया, जैसे आप स्पेक्ट्रम जो बनाते हैं, कौन सा स्पेक्ट्रम? जो सनलाइट से प्रिज्म से पास कराते हैं तो कंटिन्यू 7 कलर में बढ़ जाता है। वेवगियर जिसको कहते हैं वो हमारा क्या है? कंटिन्यूअस। कैसा है? जैसे आप इसका एग्जांपल में लिखते हैं ना, वेवगियर लिखते हैं, जो बनता है ये सब कंटिन्यूअस कहलाता है। क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस तो ये ध्यान रखना, ये दोनों स्पेक्ट्रम की बात जो हम कर रहे हैं वह एमिशन स्पेक्ट्रम का, किसकी बात कर रहे हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम का। मतलब जो एनर्जी लॉस करके बनाता है उसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। और उस एमिशन स्पेक्ट्रम में 2 प्रकार का, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? द स्पेक्ट्रम विच इज द स्पेक्ट्रम में एमिशन स्पेक्ट्रम, द एमिशन स्पेक्ट्रम, यहां पर भी लिख देते हैं एमिशन। द एमिशन स्पेक्ट्रम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर सोर्स except sunlight is called discontinuous spectrum। देखिए, ध्यान से देखिए, शुरू से क्या लिखा है? मिशन और देखिए सुनिए, हम बोले द एमिशन स्पेक्ट्रम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर सोर्स एक्सेप्ट व्हाइट लाइट। मतलब व्हाइट लाइट छोड़ करके, क्या छोड़ करके? व्हाइट लाइट यानी सनलाइट छोड़ करके कोई भी एमिशन स्पेक्ट्रम किसी भी दूसरे सोर्स से बनता है वह सब कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। इसका एग्जांपल में होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसका एग्जांपल में क्या होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपको पढ़ना एक्चुअली यही है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में यही डिटेल से पढ़ना है केमिस्ट्री में। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। एमिशन या एब्जॉर्प्शन? एमिशन। एमिशन का टाइप पढ़ रहे हैं। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? कोई भी वैसा स्पेक्ट्रम जो बनता है एनर्जी या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, उसमें एमिट करके बनता था। इसमें क्या करेगा? एब्जॉर्ब। अगर कोई रे को एब्जॉर्ब करता है ना, कोई रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब वो एनर्जी क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया, वह रे के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया। और उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। यानी द स्पेक्ट्रम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एमिटेड की जगह एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन को क्या बनाता है? एब्जॉर्ब करके बनाता है, वैसा स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा?
एब्जॉर्प्शन, यानी द स्पेक्ट्रम which is produced by the spectrum which is produced by absorption of radiation. The spectrum which is produced by absorption of radiation is known as absorption spectrum. इसका कोई ऐसा कोई खास एग्जाम्पल नहीं है, सिंपल चीज़ है ना। चलिए इसको अब आप लिख लीजिए। चलिए लिखिए और बड़ा कर दें कि लिख लेंगे। तो सनलाइट का स्पेक्ट्रम किसका एग्जांपल है? सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम डिस्पर्सन होता है, एमिशन होता है, रेडिएशन निकलता है ना, रे निकलता है और उसमें भी कंटिन्यूअस होता है। आप लोग 9 बजे तक आ जाइए, ठीक है? एक्चुअली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। गप नहीं करनी, ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन, गप नहीं करनी, इधर देखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए उसके पहले पढ़ना है आपको रीडबर्ग कांस्टेंट। क्या पढ़ना है? रीडबर्ग कांस्टेंट। ये रीडबर्ग कांस्टेंट क्या कहलाता है, इसको बढ़िया से पहले समझ लीजिए। एक कांस्टेंट आता है, इससे एक फार्मूला बनता है। यह फार्मूला पूरे स्पेक्ट्रम में आपका यूज होगा। आई कैसे क्या यूज होगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो आप साथ साथ इसका देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे एनर्जी का फार्मूला हम क्या लिखवाए थे? -2 पाई स्क्वायर एम के, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर था, जेड स्क्वायर E4 एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। देखिए देखिए यहाँ सुनिए, इसको ध्यान से देखिए, फिर गप करना शुरू कर दिए। देख कुछ इधर ध्यान से सुनिए। एनर्जी बराबर फार्मूला था -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। यही है या कुछ और है? फार्मूला यही था कि इसमें कुछ और भी है? कॉपी से मिला लीजिए, यही है ना? बोलो एनर्जी का फार्मूला बताओ तो उधर सुनो। चलो खड़ी हो जाओ, तुम भी कह रहे हैं खड़ी हो जाओ। हाँ चलो बगल से खड़ी हो जाओ। एनर्जी का फार्मूला बोलो, चलो। चलिए एनर्जी का फार्मूला आप ही बोलिए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, पहले खड़े हो जाइए। क्यों नहीं पता है? अभी सामने तो लिखा हुआ है। तो ध्यान रहेगा तब ना। बैठिए, ठीक से बैठिए। कह रहा था कुछ, बैठ जाइए। देखिए सामने लिखे हुए तो आप इधर ध्यान से, अब आप ही लोग देख लीजिए कितने ध्यान से क्लास में आप हैं। हम कर एनर्जी का फार्मूला पूछे, लिख दिए, और ये भी नहीं बता रहे पढ़ करके शरीर में। ध्यान से सुनिए, दे देखिए एनर्जी का फार्मूला था, अरे एनर्जी का फार्मूला -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। E1 बराबर क्या लिखिएगा? E1 का मतलब हुआ एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट पे। कहाँ पूछा है? फर्स्ट ऑर्बिट पे। E2 का मतलब हुआ एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट पे। एनर्जी कहाँ पूछा है? सेकेंड ऑर्बिट। E1, अच्छा आप लोग गप कीजिएगा या सुनिएगा? गप कीजिएगा, कहिए तो पूछिए। जो भी गप करते पड़ा उसको क्लास तक खड़े रखेंगे अब हम। तो सुनिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए। एनर्जी E1 बराबर होगा, E1 का मतलब एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब हुआ n का वैल्यू क्या लेना है? N1।
n का वैल्यू वन फर्स्ट ऑर्बिट। तो आप यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -2π² mk² z² e4 ये हो गया। और E2 बराबर एनर्जी क्या आएगा, देखिए ये तो E1 का आ गया, E2 बराबर क्या होगा -2π² mk² z² e4 बाई n2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर ये हो। अब देखिए यहाँ से करना क्या था कि E2 माइनस E1 कर देना है, E2 माइनस E1 डेल्टा E। तो आप ये ध्यान देखिए, डेल्टा E एनर्जी बराबर फार्मूला होता है h न्यू होता है ना, एनर्जी का फार्मूला क्या लिखवाए थे h न्यू, और न्यू बराबर क्या था c बाई लैम्डा। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं E2 माइनस E1 ऐसे लिखेंगे। तो E2 माइनस E1 को E2 बराबर क्या लिखेंगे -2π² mk² z² e4 n2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर माइनस में क्या होगा 2π² mk² z² e4 -2π² mk² z² e4 n1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर ऐसे लिखिए। यहाँ ध्यान से देखिए, फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सब देखिएगा कैसे चेंज होगा। डेल्टा ई को हम क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 को क्या लिख सकते हैं डेल्टा ई, और डेल्टा ई बराबर बोलिए ए माइनस है, ए क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाले को पहले कर देते हैं या एक लाइन और बढ़ा देते हैं 2π² mk² z² e4 n2 का स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2π² mk² z² e4 बटा n1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर ऐसे। n1 का स्क्वायर और क्या लिखेंगे h का स्क्वायर, प्लस वाला को पहले लिख दीजिए 2π² mk² z² e4 n1 का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, n1 का स्क्वायर, अच्छा थोड़ा सा रहने दीजिए, लिखिए n1 का स्क्वायर h का स्क्वायर, माइनस को इधर कर दीजिए n2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से क्या करना देखिए, देखिए जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दीजिए। क्या कॉमन है बताइए, 2π² mk² z² e4 बटा h का स्क्वायर, यहाँ बच गया 1 बटा n1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 का स्क्वायर। ये फार्मूला जो कॉमन था सबको बाहर निकाल दिए फार्मूला। अब आप देखिए यहाँ से और क्या निकालिएगा, अब देखिए यहाँ से बोलिए, यहाँ एक z², एक z एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू क्या होगा 1, बाकी सारे एटम हीलियम प्लस है तो z का वैल्यू 2, लिथियम 2 प्लस है तो z का वैल्यू 3, मतलब z हमारा एटॉमिक नंबर है। अब वह डिपेंड करेगा कौन सा आयन या एटम आप लेते हैं। अब आप देखिए तो z को बाहर कर दीजिए, बाकी z के बाद जो बच जाएगा 2π² mk² एक कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट में होगा r, इस सब को मिला करके कांस्टेंट बना दिए rz², 1 बटा n1 का स्क्वायर। मैं एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और पहले लिख देते हैं, देखिए डेल्टा ई बराबर लिख सकते हैं h न्यू बराबर लिख सकते हैं c बाई लैम्डा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप बोलिए 1 बाई लैम्डा को और हम क्या लिख सकते हैं 2π² mk² z² e4। अब बोलिए h नीचे चला जाएगा h3 और क्या होगा c, स्क्वायर था एक h और आ गया था h3 हो गया पावर, और उसके बाद यहाँ क्या बचा ऐसे देखिए, फिर गप शुरू कर दिए ना, फिर पूछना शुरू करेंगे तो एक भी आंसर नहीं आएगा। ध्यान देखिए यहाँ
1 बाई लैम्डा का ये वैल्यू आ गया। अब आपसे क्या पूछा देखिए, 1 बाई लैम्डा, इसको हम लिख सकते हैं इस, सुनिए यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है, जेड खाली वेरिएबल है, तो सारा कांस्टेंट को गुना करते हैं तो वह एक कांस्टेंट आता है जिसको रीडबर्ग कांस्टेंट आर कहते हैं। आर और जेड स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ फार्मूला हो गया 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आ जाएगा वेवलेंथ का। यही आर कहलाता है रीडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहलाता है? रीडबर्ग। अगर उसमें भी अगर हाइड्रोजन एटम के लिए लेते हैं तो हाइड्रोजन के एटम के लिए जेड बराबर कितना होता है? 1। तो अगर 4 हाइड्रोजन एटम देखिए यहाँ, तब 4 हाइड्रोजन एटम बोले जेड बराबर क्या होता है? 1। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड बराबर 1, तो 1 बाई लैम्डा बराबर क्या फार्मूला आएगा? आर एच। आर एच का मतलब है रीडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन। और उसके बाद जेड समाप्त हो जाएगा। यहाँ फार्मूला होगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसी पे आपका क्वेश्चंस बनेगा बहुत सारा। कैसे बनेगा वो भी जस्ट पढ़ाते हैं तो उससे पता चलेगा। इसमें क्या रहता है, आपका n1 दे देगा, n2 दे देगा, अब आपसे पूछेगा वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू। किसका वैल्यू पूछेगा? लैम्डा का। अब आर एच का कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहता है। किसका वैल्यू दिया रहता है? आर एच का। वो क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा, ठीक है, या आपको याद रखना है, वो बताते हैं। ये मेन फार्मूला आपको याद रखना है, कोई डेरिवेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट ये फार्मूला और ये फार्मूला याद रखना है। बस हाइड्रोजन रहेगा तो जेड हट जाएगा, जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन नहीं है तब जेड स्क्वायर लगा देना। हीलियम प्लस है तो हीलियम प्लस के लिए जेड का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर लिखाएगा। हाइड्रोजन के लिए क्यों हटा देंगे? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसको आप फार्मूला लिख लीजिए। लिखिए। नहीं, कुछ नहीं। एनर्जी का फार्मूला याद रखना है, डायरेक्ट जो आता है लास्ट में वो याद रखना है। लिखा रहा है। हाँ सर, पीछे से क्वेश्चन देखें। इसमें शुरू से लिखा हुआ
बस बस उसको माइक्रो होगा डी का 16 का क्या होगा? माइक्रो माइक्रो होगा ना। हाँ माइक्रो होगा 17 की बात। 17 का। हाँ ठीक तो है। रेडियो दिया है ना, रेडियो माइक्रो इंफ्रा, और पूछा था यूवी विजिबल पूछा था। तो विजिबल से ज़्यादा किसका? यूवी का। तो यूवी का ठीक तो है, यूवी होगा, यूवी आएगा। वेवलेंथ घट रहा है तो वेवलेंथ घट रहा है तो एनर्जी ज़्यादा हो गया, विजिबल से ज़्यादा यूवी का। तुम यही तो पूछी थी 17 नंबर। तो इसमें यूवी ठीक तो है, तो क्या दिक्कत है? कॉपी निकालो। पूछा था मोर इनर्जेटिक मतलब वेवलेंथ क्या है? कम है ना। तब वेवलेंथ कम किसका होगा? विजिबल से पूछा है। तब विजिबल देखते हैं, मैंने कह रहा है मोर इनर्जेटिक देन इनविजिबल, मैंने विजिबल से हमारा मोर इनर्जेटिक है, मैंने वेवलेंथ क्या है उसका? कम। यूवी से विजिबल से वेवलेंथ कम होना चाहिए। तो विजिबल से वेवलेंथ कम किसका है? देखो कहाँ पढ़ा है रेडिएशन। बस यहाँ तक लिखा हुआ है, देखो गिरा पे, यहाँ देखो यूवी है, वेवलेंथ घटते जा रहा है, घट रहा है ना। तब वेवलेंथ घटेगा तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तब विजिबल से एनर्जी ज़्यादा किसका है? यूवी का। इधर तो एनर्जी घट ना गया सब, ठीक है। ये लो नेक्स्ट टेस्ट के लिए क्वांटम नंबर सब पढ़ते रहिएगा अच्छे से। क्वांटम नंबर में जितना भी क्वेश्चन कराए हैं वो सब क्वेश्चन भी आ सकता है। आ सकता क्या आएगा? नहीं मैंने बदल इस बार कम से कम 50 अलग 50 सेम है ना। इसे बढ़िया से पढ़ते रहिएगा सब। क्वेश्चन टाइप वही रहेगा, खाली डेटा सब बदल जाएगा। डेटा बदल दीजिएगा तब सही रहता है। हो जी। चलो बेटा लिखो। क्या हुआ? सब लिखा गया? क्या चीज़? बोले कि क्वांटम नंबर वगैरह जितना भी पढ़ा है, स्पेक्ट्रम है, क्वांटम नंबर, ये सब पढ़े रहिएगा। ये सबसे ही क्वेश्चन अब आएगा इसके बाद। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन कराए ना, तो वो सब पढ़िएगा। हाँ इसी चैप्टर, अभी तो चैप्टर बड़ा है ना, इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है। लिख लीजिए। थर्ड में था और ज़्यादा कोई एनर्जी गेन किया होगा तो फोर्थ में चला गया।
5 मतलब जो जैसा एनर्जी उससे एब्जॉर्ब किया, जो हम बाहर से सप्लाई किए, उसके अनुसार वो एनर्जी गेन कर करके वो लोअर से किसी हायर ऑर्बिट में क्या है, जंप करते चला गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम जो एनर्जी गेन किया था वो हम उस एनर्जी को फिर विथड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो जब एनर्जी को विथड्रॉ कीजिएगा तो फिर एनर्जी वो रेडिएशन के रूप में लॉस करेगा तो जो ऊपर चला गया था, अब वह जैसी एनर्जी घटा तो वो हायर से कहाँ आने लगेगा, लोअर। और जब हायर से लोअर में आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। और एनर्जी लॉस करता है रेडिएशन रे के रूप में। तो वही जब रे निकलेगा ना, तो उसी रे से क्या बनता है, एक स्पेक्ट्रम। जैसे अभी बताए थे सनलाइट से जो 7 कलर का बढ़ता है, तो वो रे निकलता है, उसी से ना बनता है। उसी तरह जो एनर्जी वो लॉस करना शुरू करेगा, एनर्जी जो लॉस होगा उसमें रे के रूप में लॉस होगा, और जो रे निकलेगा उसी से हमारा क्या बनेगा, एक स्पेक्ट्रम बनेगा। और जो स्पेक्ट्रम बनता है, दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन। अब इसको ध्यान से देखिए, जैसे होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ n1 बराबर फर्स्ट ऑर्बिट है, ये n1 बराबर 2 सेकेंड ऑर्बिट है, n बराबर 2 थर्ड ऑर्बिट है, n बराबर 3। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ते जाता है एनर्जी का गैप बढ़ते जाता है, क्योंकि एनर्जी का वैल्यू बढ़ते जाता है। तो कहेंगे बुक में एकदम चला है कम ज़्यादा इस तरह से चलता है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। देखिए यहाँ 4th 5 6 लाइमन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एटम, जैसे आप बहुत सारा एटम्स था, वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर से गेन किया, जो आप सप्लाई किए, वह एनर्जी गेन करके वह इलेक्ट्रॉन किसी लोअर ऑर्बिट से जंप करके कहाँ चला गया, हायर ऑर्बिट में। हम उसका एनर्जी को विथड्रॉ कर लिए, तो जैसे ही खींचे तो वह हायर इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आने लगा, लोअर में। तो लोअर आर्म में आने लगा तो एनर्जी एमिट किया, रे निकला, और उस रे से एक, देखिए वह जब रे निकला तो उससे एक इम्प्रेशन बनेगा, इस तरह से बनता है। देखिए हायर ऑर्बिट पे चला गया था, वह जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट पे आ गया। मान लीजिए रेडिएशंस में 7वां ऑर्बिट पे चला गया, वह 7th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे आ गया। ये मान लीजिए 6ठा ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट पे आ गया। ऐसे देखिए, हम क्या बताए, इलेक्ट्रॉन जो हायर ऑर्बिट पे चला गया, मान लीजिए कोई इन्फिनाइट पे चला गया, तो इन्फिनाइट पर से हो सकता है वो एनर्जी लॉस करके सीधे फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आ गया। कोई फर्स्ट ऑर्बिट, कोई 7वां पे था वो फर्स्ट पे आ गया, कोई 6ठा ऑर्बिट पे चला गया था वो फिर नीचे आके फर्स्ट पे आ गया। तो एक इस तरह से एक सीरीज बन जाता है रे का, लाइन का। ये रे नहीं निकला, उसी का एक सीरीज बन गया। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो एक लाइन ऑफ सीरीज बनता है। इस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। क्या नाम है, लाइमन सीरीज। दिस सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी जब कोई हायर ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है, एक सीरीज बन जाता है लाइंस का। दिस सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। क्या नाम इसका है, लाइमन सीरीज नाम है। आगे देखिए, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट से सीधे सेकेंड ऑर्बिट तक ही आया, यहीं तक आके रुक गया। देखिए, कोई भी हायर ऑर्बिट से कहां तक आके रुक गया, सेकेंड ऑर्बिट।
तो ये जो सेकेंड ऑर्बिट तक आया, तो ये जो लाइन्स ऑफ सीरीज बन गया, इसको बोलेंगे बाल्मर सीरीज। क्या बोलेंगे इसको हम? बाल्मर सीरीज। ये सब साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन। देखिए यहाँ ऐसे देखिए, पास्चन, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट। हम्फ्रे सीरीज। देखिए यही 6 सीरीज आपको पढ़ना है। इधर देखिए सब, ये टोटल 6 सीरीज पढ़ना था। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और क्या पढ़ते हैं? हम्फ्रे सीरीज। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से, किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो जो लाइन्स ऑफ सीरीज बनता है, दिस सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। ऐसे एक चीज और सुनिए, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आया, इसको कहा जाता है फर्स्ट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन। या फर्स्ट लाइन को ही कहा जाता है अल्फा लाइन। उसके बाद सेकेंड लाइन को बीटा, थर्ड को क्या बोलेंगे? गामा। ये जो लास्ट वाला लाइन देख रहे हैं, कौन सा लाइन जो आया है? यहाँ देखिए ये लाइन, ये जो लाइन है, ये कहलाएगा लास्ट लाइन। क्या कहलाएगा? लास्ट लाइन। एक कहलाएगा फर्स्ट लाइन और दूसरा उधर क्या कहलाएगा? लास्ट लाइन। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, बुक में कहीं कहीं ऐसे बना हुआ देखिए, ये न्यूक्लियस है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, देखिए पांचवा है, छठा ऑर्बिट हो गया, ये सातवां ऑर्बिट हो गया। देखिए दोनों में से कोई भी, देखिए फिगर आप यही बना लीजिएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए बता दिए कि कोई, देखिए ए न्यूक्लियस, आप लोग गप क्यों इतना, कितना समझाते हैं, मना करते हैं, फिर भी दम चले। ए आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स और 7 हो गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जंप करता था, जंप करके यहाँ सब फर्स्ट हो, ए न्यूक्लियस था, यहाँ पे आएगा फर्स्ट पे, ये तो न्यूक्लियस था, यहाँ पे सारा यहाँ जंप करके आया, ये आया। तो कोई भी लाइन जो आया सीधा फर्स्ट ऑर्बिट पे आया, तो ये जो सीरीज बनेगा, इस सीरीज को ही क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। सेकेंड ऑर्बिट पे जो आएगा, सेकेंड ऑर्बिट यहाँ हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट पे आया, ये सेकेंड से ऑर्बिट को क्या कहेंगे? बाल्मर सीरीज। समझ में आ गया? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है, तो जो लाइंस का एक सीरीज बनता है, दिस सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। सेकेंड ऑर्बिट पे आया बाल्मर, थर्ड पे पास्चन, 4 पे ब्रैकेट, 5 पे फुंड, छठा पे क्या होगा? हम्फ्रे सीरीज। अब जो लाइन सेकेंड से फर्स्ट पे आया उसको फर्स्ट लाइन, और जो हमारा फर्स्ट से अधिक लास्ट लाइन, जो अंतिम लाइन होगा, जो इन्फिनाइट से आया है, उसको हम क्या कहेंगे? लास्ट लाइन। क्या बोलते हैं? लास्ट लाइन। इसको बोलेंगे लास्ट लाइन बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको फिगर पहले बढ़िया से बना लेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हेडिंग दिए थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हेडिंग दिए थे, उसके बाद लिखिए
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हेडिंग दे दिए सब। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऊपर करते हैं अब। इसको बना लीजिए, ये बनाइए, चाहना है समझाने के लिए बना दी, इसको बना लीजिए।
Change areas. इधर भी होना चाहिए सर। लिख लिए सब लोग। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है, लिखिएगा, नहीं मिटाएंगे, थोड़ा सुनिए, 2 मिनट और। देखिए ये जो इधर सुनिए, गप नहीं करना फिर। देखिए हाँ, ये जो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे लाइन आया, जिसको हम फर्स्ट लाइन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई लाइमन सीरीज का अगर फर्स्ट लाइन की बात करें तो इसका मतलब वह जो लाइन है वो कहाँ से आएगा? सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे। मतलब हायर ऑर्बिट 2 और लोअर ऑर्बिट 1। यही हो गया हमारा। आइए फर्स्ट लाइन की बात करें। अगर कोई लाइमन सीरीज का
अगर लास्ट लाइन की बात करें, लास्ट लाइन को ही कहा जाता है मार्जिनल लाइन या इसी को कहा जाता है लिमिटिंग लाइन। तो अगर लास्ट लाइन की बात करें तो तब आपको याद रखना है कि हायर ऑर्बिट इन्फिनाइट हो जाएगा। ये कहाँ चला है? इन्फिनाइट लाइमन सीरीज के लिए। और लोअर ऑर्बिट कौन होगा? 1। अब सुनिए, लाइमन सीरीज का अगर ये बात करें कि मैक्सिमम एनर्जी का लाइन किसका पूछा? मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी का लाइन पूछा और उसका पूछा वेवलेंथ क्या होगा लाइमन सीरीज में। मैक्सिमम एनर्जी का वेवलेंथ क्या होगा जो रे चलता है? तो मैक्सिमम एनर्जी, ये तो मिनिमम एनर्जी हो गया, यानी लास्ट लाइन का क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी की बात करें तो हायर ऑर्बिट लाइमन सीरीज के लिए हमेशा क्या लेंगे? इन्फिनाइट। क्या लेंगे? इन्फिनाइट। और लोअर ऑर्बिट की बात करें तब क्या लेंगे? 1। क्या लेंगे? 1। अगर उसी तरह उल्टा कर दीजिए बाल्मर सीरीज का, तो बाल्मर सीरीज का पहला लाइन कौन हो गया? ये वाला लाइन। और लास्ट वाला लाइन कौन हो गया? ए वाला। तो अगर इस लाइन की बात करें तो हायर ऑर्बिट कौन हो गया? 3। और लोअर ऑर्बिट कौन हो गया? 2। तो जो फार्मूला लिखाए थे अभी, आर थी 1/λ बराबर RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो जो अब अगर इसकी बात करें बाल्मर सीरीज का, तो हायर और फर्स्ट लाइन की बात करें, फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया मिनिमम एनर्जी की बात करें, मिनिमम एनर्जी का मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला की बात करें, तब हम लोग हायर ऑर्बिट कौन लेंगे? 3। और लोअर ऑर्बिट कौन लेंगे? 2। किसके सीरीज के लिए? बाल्मर सीरीज के लिए। और अगर पूछेगा लाइन ऑफ मिनिमम की जगह मैक्सिमम एनर्जी की बात करें, बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम वेवलेंथ यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तब उसकी बात करेगा तब हम लोग बोले इसका हायर ऑर्बिट कौन हो जाएगा बाल्मर सीरीज का? और लोअर ऑर्बिट कौन हो जाएगा? 2। ऐसे बनाना हो कुछ नहीं। इसके लिए हर एक लाइन का फार्मूला अलग अलग आएगा। लाइमन सीरीज के लिए अलग आएगा, बाल्मर सीरीज के लिए अलग आएगा, ब्रैकेट के लिए अलग आएगा। यानी पहला हुआ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट ए लाइन ऑफ सीरीज इज फॉर्म, दिस सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। क्या कहलाएगा? लाइमन सीरीज। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब नीचे एक लाइन खाली ऐसे डैश दे के लिखिए, जो लिखवाते हैं लिखिए, इसको लिख लीजिएगा, मिटाएंगे हटाएंगे नहीं इसको, नीचे एक लाइन लिख लीजिए। लिखिए व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, पहला डैश दे के लिखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, when an electron jumps from any higher orbit, jumps from any higher orbit to first orbit, when an electron jumps from any higher orbit to first orbit, a lines of series is formed, a line of series is formed, a lines of series is formed, a lines of series is formed, a lines of series is formed, this is known as, comma देके, this is known as Lyman series, this is known as Lyman series, this is known as Lyman series। इस सीरीज को क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है कोई भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जो लाइन्स ऑफ सीरीज बनता है इस सीरीज को ही क्या कहा जाता है? लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज। चलिए लिख लीजिए बस इतना, उसके बाद अपना लिखिए आराम से। उसी तरह सबका अलग अलग लिखवाएंगे और अगले क्लास में सबका फार्मूला लिखवाएंगे, सबका क्वेश्चन बनवाएंगे। ठीक है, और पढ़िएगा, अगला नहीं देते इतना, लिख लीजिए।
इसको घर से एक बार अगले क्लास अच्छे से पढ़ के आइएगा। अगले क्लास इसका 5-6 पॉइंट लिखवाएंगे और हर एक पॉइंट से सबका क्वेश्चन बनेगा, हर एक पॉइंट से सबका एक एक छोटा छोटा फार्मूला बनेगा। फार्मूला सबका अलग रटना नहीं है, एगो याद है सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही फार्मूला रहेगा, लेकिन सबका खाली N1 N2 बदलते चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो अगले क्लास पे सबका लिखवा के सबका फार्मूला बनवा करके सबका क्वेश्चन बनवाएंगे कि किसका कैसे क्वेश्चन बनेगा, कौन कितना लाइन बनाएगा उस पे भी बताएंगे कौन कितना लाइन बनाता है। जैसे पूछता है कि हायर से फर्स्ट पे आया तो कितना नंबर ऑफ लाइन बनेगा, ये सब क्वेश्चन आता है, वो अगले क्लास सब डील करते हैं, ठीक है। तो आज इतना रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में वीडियो ऑफ कर देना।